वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग स्पीडी साइंस एनालिसिस प्लस एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये दूसरा वीडियो है, पेज 2 हम लोग देख रहे हैं। डेली आपको मिलता है स्पीडी की साइंस जो है उसका एनालिसिस, पेज बाय पेज हम लोग क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके देखते हैं। तो कल हमने यहाँ तक देखा हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जिन लोगों को अभी तक ये जानकारी नहीं है, आप अपने दोस्तों को इन बात की जानकारी ज़रूर दीजिए कि हमारे चैनल पर जो है स्पीडी साइंस का एनालिसिस हो रहा है, जहाँ पर आपको डिटेल में क्वेश्चंस बताया जाता है। तो जो लोग चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर जो आज का क्वेश्चन है वो है, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फॉस्फोरस पाया जाता है। तो ये न्यूक्लिक अम्ल है जो कि भरपूर मात्रा में फॉस्फोरस पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल के अंदर सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला ये एक ऐसा यौगिक है जिसके अंदर भरपूर मात्रा में फॉस्फोरस मिलता है। अब बात करें फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, इसका संकेत है पी, और इसका एटॉमिक नंबर यानी जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, वो है 15। ठीक है। अब देखिए, अगर बात करें कि अगर फॉस्फोरस की अधिकता हो जाए शरीर के अंदर, ठीक है, फॉस्फोरस की अगर अधिकता हो जाए शरीर के अंदर तो उससे क्या हो सकता है, कौन सी बीमारी हो सकती है। तो हमारा जो ऑर्गन है किडनी, वो फेल हो सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये उड़ीसा में कटक में स्थित है और ये ICAR के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ICAR के अंतर्गत आता है। और इसकी जो स्थापना है 1946 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1946 ईस्वी में की गई थी। बात करें कि गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये करनाल हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। मेल्विन केल्विन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश संश्लेषण के लिए। ये याद रखिएगा, अगर सवाल आपसे पूछा जाता है कि पहले भारतीय कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, अक्सर सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए उनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी हमारी, तो आपने वहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देखा होगा, हमने बताया था कि लैक्टिक एसिड की जब चर्चा हुई थी तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि अगर मांसपेशी में ये जमा हो जाता है, इसका संचय हो जाता है, तो हमें थकावट महसूस होती है। ठीक है, मांसपेशी में थकावट महसूस होती है किसकी वजह से? लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल की वजह से होती है। ठीक है, तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था। तो डिस्कस करने का ये फायदा है कि आपको कई सारे क्वेश्चंस बार बार देखने को मिलेंगे जिससे आपको याद हो जाएगा। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है, ये सवाल है। तो किन रुधिर कोशिका यानी जो ब्लड कॉर्पस है, ठीक है, जैसे RBC है, WBC है, तो वो किसकी वजह से ऐसा होता है? रोग प्रतिरोध पैदा होता है, रोगों के प्रति प्रतिरोध। तो ये लसिकानु बोलते हैं हिंदी में इसको, और अंग्रेजी में लिम्फोसाइट बोला जाता है। लिम्फोसाइट का जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। कहाँ पर होता है? बोन मैरो के अंदर होता है लिम्फोसाइट का निर्माण। लिम्फोसाइट को हम लोग लसिकानु या WBC भी कह सकते हैं। ये एक प्रकार का WBC ही है, लिम्फोसाइट। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि संक्रमण और बीमारियों से ये हमें बचाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है। ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया हुआ था। ये क्वेश्चन तब डिस्कस किया था जब पीछे बात हुई थी क्वेश्चन की कि RBC का। ठीक है, तो RBC के जीवन काल को हमने वहाँ पर डिटेल में देखा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 120 दिन का होता है। अब यहीं पर आप याद रखिए WBC का जीवन काल कितना होता है, तो 13 से लेकर 20 दिन जो है WBC का जीवन काल होता है। और WBC के बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, शिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। शिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। इसके बाद देखिए, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है। तो कृत्रिम गुर्दा या आर्टिफिशियल किडनी जो है
वो डायलिसिस के सिद्धांत पर काम करता है। और आप सबको पता है कि किडनी जो है वो क्या करता है, गुर्दा जो है वेस्ट को बाहर निकालता है, जो हमारे शरीर में वेस्ट होता है, कचरा होता है, उसको बाहर निकालता है। और कौन कौन से कचरे हैं, मुख्यतः यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड। यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड को मुख्यतः गुर्दा जो है हमारे शरीर से बाहर निकालता है मूत्र के माध्यम से। अब देखिए, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा है, उस वर्ण या पिगमेंट पर आश्रित है किस में पाया जाता है। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति की आंखों का जो रंग है, जो रंग की बात की जा रही है, जो आंखों के अंदर ये जो ब्लैक आप देखते हैं, किसी का भूरा देखते हैं, ठीक है, तो ये जो कलर है, इसका जो कलर है वो भूरा, नीला, काला, ये जो है पिगमेंट पर आश्रित है। तो ये किस में पाया जाता है, ये कहाँ पर होता है, तो आइरिस में पाया जाता है, ठीक है, परितारिका इसको हिंदी में बोलते हैं। अच्छा, अब सवाल कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि हमारे नेत्र में जो इमेज बनता है, यानी जो प्रतिबिंब बनता है, वो कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। और ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि आंखों में जो है वो छड़ और शंकु का काम क्या होता है, इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है। तो देखिए, रंग के लिए जो उत्तरदायी होता है, कलर के लिए, वो शंकु होता है, जिसको हम लोग कोन बोलते हैं। और कम प्रकाश में या रात में जो देखने के लिए उत्तरदायी होता है, वो छड़ कहलाता है, जिसको हम लोग रॉड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सवाल बनता है एग्जाम के अंदर, अक्सर आप सवाल देखेंगे। अब देखिए, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है, यानी पिंक हो जाता है, ठीक है। तो पिंक आई भी इसको कहा जाता है, कभी कभी पिंक आई भी इसको कहा जाता है। ये तब होता है जब कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, ठीक है, नेत्र श्लेष्मला बोलते हैं इसको, कंजक्टिवा, ठीक है। आंखों में धूल चला जाए तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है, नेत्र श्लेष्मा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, वहाँ पर स्तन में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन है जिसकी वजह से होता है। ये एक नेचुरल हार्मोन है, प्राकृतिक हार्मोन है, और ये स्तनपान को उत्तेजित करता है। क्या करता है, स्तनपान करने के लिए उत्तेजित करता है। इसीलिए बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का जो निष्कासन होता है वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है, इसकी मदद से होता है। अब सवाल है, निषेचन सामान्यतः कहाँ पर होता है। तो निषेचन जो है वो फैलोपियन ट्यूब यानी डिंब वाहिनी नली के अंदर होता है। इसके बाद देखिए, सवाल है, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य यानी बुल, वृषभ जो है बुल को बोलते हैं, जिसको आप सांड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वृषभ वीर्य जो है यानी सीमेन जो है उसको किस में संचित किया जाता है। सांड के वीर्य को कृत्रिम वीर्य सेचन के लिए, उसके उद्देश्य के लिए कैसे उसको स्टोर किया जाता है, ये सवाल है, ठीक है। तो द्रव नाइट्रोजन में उसको स्टोर किया जाता है, यानी लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि उसमें टेम्परेचर कितना रखा जाता है। तो -196 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखा जाता है, सेट किया जाता है, जिसके अंदर ये बुल सीमेन जो है वो रखा जाता है, और इसको नुकसान नहीं पहुंचता है। इस जगह, इस टेम्परेचर पर वो बिल्कुल सेफ रहता है, ठीक है। अगर इसमें कोई कमी कर दी जाए तो फिर वो खराब हो सकता है। किस पादप का पुष्प जो है वो सबसे बड़ा होता है। रेफलेसिया जो पादप है, इसका जो फूल है यानी पुष्प है, वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, असत्य फल, जिसको हम लोग कभी कभी एग्जाम में देखेंगे, आप आभासी फल के रूप में भी सवाल पूछा जाता है। तो असत्य फल, आभासी फल या फॉल्स फ्रूट, ठीक है, ये जो है तीनों एक ही नाम है। इस फल का मुख्य रूप से कौन कौन एग्जाम्पल है आपसे पूछा गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, नारियल एक जो है असत्य फल है, कटहल भी एक असत्य फल है, सेब है, अनानास है, स्ट्रॉबेरी है, ये सब क्या है, असत्य फल है, यानी फॉल्स फ्रूट है या फिर आभासी फल है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है। किसी पेड़ की या वृक्ष की आयु का पता हम किस प्रकार लगाते हैं, वलयों को गिनकर।
पेड़ के अंदर देखिए इसमें दो तरीका है। एक तो होता है पेड़ की जो अगर जिंदा पेड़ है तो उसमें कहीं कहीं पर इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, उसको गिन करके कर लिया जाता है। और अगर पेड़ काटा गया है, जिंदा नहीं, तो फिर जब उसको हम काटते हैं तो इस तरह से शेप होती है, उसके अंदर इस तरह से वलय बने होते हैं। इस वलय यानी छल्ले को आप कह सकते हैं, छल्ले को गिन करके जो है हम पता लगाते हैं। ठीक है, तो वलयों को गिनकर या छल्लों को गिनकर। जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो ये एक ऐसी विधि है जिसमें बिना मिट्टी के पादप को यानी पौधे को हम उगाते हैं। जैसे कि एक बॉटल के अंदर आप पानी रख दीजिए और उसमें किसी पौधे को बीज डाल करके या हाँ बीज, अंकुरित बीज यहाँ पर जैसे डालेंगे हम, तो जब इसमें से पौधे निकलते हैं तो इसमें मिट्टी नहीं होती है। ठीक है, मिट्टी जो है इसमें नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में इसमें हम क्या करते हैं, पानी और पोषक तत्व का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पौधे उगाते हैं। तो जल संवर्धन इसी को कहा जाता है। ठीक है, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, आगे इससे संबंधित और भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इन्होंने मटर के पौधे पर शोध किया था। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो देखिए किसी बच्चे का जो लिंग निर्धारण है यानी वो बच्चा मेल है या फीमेल होगा, कोई बच्चा मेल पैदा होगा या फीमेल पैदा होगा, ये किस पर डिपेंड करता है? तो ये पिता के गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। फादर का जो क्रोमोसोम है उस पर डिपेंड करता है। अब बात करें मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। इसी को जोड़े में कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो 23 जोड़ा होता है। मेल के अंदर जो गुणसूत्र होता है वो XY होता है, फीमेल के अंदर जो गुणसूत्र होता है वो XX होता है। ठीक है, मेल के अंदर जो है वो XY होता है और फीमेल के अंदर जो है वो XX होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार के रूप में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी हो जाती है? मक्का यानी मकई को जो लोग मुख्य भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मुख्य अनाज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वैसे लोगों में विटामिन B1 की कमी हो जाती है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपसे सवाल पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तो B1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन। इसको इस तरह से लिखा जाता है थियामीन। ठीक है, तो ये थायमीन जो है ये इसका रासायनिक नाम आप याद रखिएगा। और थायमीन यानी विटामिन B1 का जो स्रोत है, मुख्य स्रोत क्या क्या है? तो खमीर और पत्तेदार शाक जो है वो इसका मुख्य स्रोत है। इसके बाद क्वेश्चन है, किसी सदिश राशि का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता है, ऐसा क्या? तो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। किसी भी सदिश राशि का परिणाम जो है वो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, और कभी कभी एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा, जितने भी एग्जाम देखेंगे आप वहाँ पर सदिश और अदिश राशि के एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में कि वेग जो है वो किस प्रकार की राशि है? तो वेग सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि है। इसी प्रकार चाल, दूरी, ताप, समय, आयतन, द्रव्यमान, ऊर्जा, ये सब क्या है? अदिश राशि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो कपास जो है वो कपास के पौधे से प्राप्त होता है और उसमें भी याद रखना है बीजों से प्राप्त होता है। कपास के पौधे से जो बीज निकलता है उससे कपास का रेशा प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती लेकिन कुछ समय के बाद उसमें से अमोनिया जैसी गंध आती है। ये क्यों होता है? क्योंकि जीवाणुओं के द्वारा यूरिया जो निकलता है उसको अमोनिया में बदल दिया जाता है। यूरिया जो है जीवाणु के द्वारा यूरिया को अमोनिया में बदल दिया जाता है, जिसकी वजह से अमोनिया की गंध देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस मछली में शल्क नहीं पाया जाता? तो शल्क जिसमें नहीं होता है वो मछली है कैटफिश। और ज़्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? तो ये स्विम ब्लैडर के कारण। मछलियों के पास स्विम ब्लैडर होता है जिसकी वजह से वो जल में नहीं डूबती। इसको हम लोग वातावशय भी कहते हैं। मछलियां सांस कैसे लेती है? मछलियां गल्फरों से सांस लेती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? विषाणु को शुद्ध रूप क्रिस्टलीय रूप में
शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? WM स्टेनले ने किया था। अगला सवाल है, ग्रेगर मेंडले ने किस पौधे पर शोध करके आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आंसर होगा मटर के पौधे, हमने अभी पीछे देखा है। ठीक है, और इन्हीं को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, ग्रेगर मेंडले को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, लिटमस किससे प्राप्त होता है? आपने सुना होगा, साइंस जब भी आप पढ़ते हैं तो आपने सुना होगा लिटमस पत्र, ठीक है, तो लिटमस पेपर। तो लिटमस जो है वो किससे मिलता है? लिटमस मिलता है हमें लाइकेन से, ठीक है, किससे मिलता है? लाइकेन से मिलता है। और अगर बात करें कि लिटमस का प्राकृतिक रंग यानी नेचुरल जो कलर है वो कैसा होता है? तो बैगनी होता है। अब बात करते हैं, कुछ सवाल पूछा जाता है रिएक्शन में नेचुरल लिटमस पत्र का, जैसे कि क्षार को अगर हम लिटमस पत्र के ऊपर डालेंगे तो क्षार को जब लाल लिटमस पत्र के ऊपर क्षारीय विलयन या क्षार को डालते हैं तो वो कलर चेंज होकर के नीला हो जाता है, और अम्ल को जब हम नीले पर डालते हैं तो इसका कलर चेंज होकर के लाल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? मलेरिया के जो उपचार है, मलेरिया एक बीमारी है और इसके उपचार की जो दवा है वो सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। किससे किया जाता है? सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। याद रखना, मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम परजीवी, ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, इससे फैलता है। इसका जो है कारण यही है, ठीक है, इसका कारण प्लाज्मोडियम परजीवी है। और अगर बात करें कि वाहक कौन है, इसका जो वाहक है मादा एनोफ्लीज मच्छर इसका वाहक है। अब बात करते हैं अफीम, जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? तो अफीम प्राप्त किया जाता है सूखे लेटेक्स से। किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। वाणिज्यिक या कमर्शियल काग, जिसको हम लोग कॉर्क कहते हैं, किसके छाल से प्राप्त होता है? तो आंसर होगा ओक या बलूत। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? पश्मीना ऊन जो है वो बकरी के चेंगथंगी, ठीक है, चंगथंगी या चांगथंगी, ये लद्दाख में पाई जाती है, ये बकरी की किस्म, ठीक है, इससे प्राप्त होता है ये पश्मीना ऊन। मवेशियों में बांझपन रोग जो है वो किसके कारण होता है? मवेशियों के अंदर बांझपन रोग जो है वो बांझपन किस रोग के कारण होता है? मवेशियों में बांझपन जो है वो बेंग रोग के कारण होता है। किस रोग के कारण होता है? बेंग रोग, या इसी को हम लोग कहेंगे ब्रूसेलोसिस। ब्रूसेलोसिस बेंग रोग का ही दूसरा नाम है, या फिर संक्रामक गर्भपात, ये भी इसी का दूसरा नाम है। इसमें क्या होता है? मवेशी जो है वो बांझपन का शिकार हो जाते हैं। ये फैलता है एक जानवर से दूसरे जानवर के अंदर फैलता है। कई बार ऐसा है आर्टिफिशियल जो गर्भधारण कराया जाता है उसके थ्रू भी ये फैल जाता है। तो इस चीज़ का यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। ये तीनों रोग जो है, तीनों नाम जो है वो एक ही रोग का है, और इससे मवेशियों में बांझपन रोग फैलता है। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? जो लोग शराब का अत्यधिक सेवन करते हैं वो किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रन रोग हिंदी में नाम है, और इंग्लिश में इसको सिरोसिस कहा जाता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में कि सिरोसिस जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये लीवर को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? लीवर को प्रभावित करता है। राइबोसोम किसका कार्य करती है? राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। सवाल है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जो पौधे मरुस्थल में उगते हैं उसको मरुद्भिद कहा जाता है, या फिर जीरोफाइट कहा जाता है। जीरोफाइट या मरुद्भिद, जिसे हम लोग मरुस्थल में उगने वाले पौधे के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी, यानी गैस का रिसाव हुआ था, वो कौन सी गैस थी? तो सबको पता है ये 1984 की घटना है भोपाल में, और ये मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव यहाँ पर हुआ था। ठीक है, काफ़ी बड़ी दुर्घटना हुई थी यहाँ। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? तो भैंस की जो मुख्य नस्लें हैं जो आपको याद रखनी है, मुर्रा, सुरती, भदवारी, जाफराबादी और मेहसाना। अक्सर सवाल में आपको जाफराबादी, मेहसाना, मुर्रा, सुरती ये देखने को मिलेगा। ठीक है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? इसकी स्थापना कहाँ की गई है?
तो मथुरा उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है और जगह का नाम है मखदुम। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मथुरा के मखदुम जगह पर केंद्रीय बकरी अनुसंधान की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान के बीकानेर में है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? दालचीनी जो कि एक मसाले का रूप है, मसाले का प्रकार है, ये हमें वृक्षों के छाल से प्राप्त होती है। दालचीनी के वृक्षों के छाल से हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए मसालों की रानी किसको कहा जाता है? मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को। ठीक है, ये सबसे महंगा होता है, आप सबको पता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हम जब फूल की स्टडी करते हैं, जो फ्लावर की स्टडी हम लोग करते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर, ये क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ फ्लावर कहलाता है एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। सिस्टेमा नेचुरा जो पुस्तक है वो किसकी पुस्तक है? तो सिस्टेमा नेचुरा पुस्तक जो है वो कार्ल लीनियस की पुस्तक है। ठीक है, कार्ल लीनियस इसका राइट आंसर है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो है, ये जो बैक्टीरिया है, यही इसका कारण है, दूध से दही जमने का कारण। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है विषाणु के अंदर। विषाणु यानी वायरस जो होता है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग, जिसको हम लोग खुर तथा मुख का रोग कहते हैं, ये किसके कारण उत्पन्न होता है? वायरस के कारण होता है, यानी विषाणु के कारण होता है। अब सवाल है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो आयोडीन जो प्राप्त होता है लैमिनेरिया शैवाल से प्राप्त होता है। लैमिनेरिया जो है ये एक समुद्री शैवाल है, याद रखिएगा, समुद्री शैवाल है ये, और इससे जो है हमें आयोडीन की प्राप्ति होती है। अब अगर बात करें कि आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? तो आयोडीन की कमी से मुख्य रूप से घेघा रोग होता है। इसी को हम लोग ग्वाइटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्वाइटर भी कहते हैं। कहीं कहीं पर आप इसे गलकंड भी कहेंगे। ठीक है, गलकंड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, गलकंड या ग्वाइटर या घेघा। तो ये चीज़ याद रखना है कि घेघा जो है वो किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पेज 2 देखा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।